अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि है बायोडाइवर्सिटी ये करेंगे। इसका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि किस तरह से कितने किंगडम्स बनाए गए, किस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे आए कि तो ये सारी हिस्ट्री अब हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन सिस्टम की पढ़ेंगे। अच्छा, आज मैं आपको सिर्फ आधा ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ और आधा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन की सिस्टम की हिस्ट्री क्या है। अच्छा, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना जिसने बनाया था वो एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसका नाम था एरिस्टोटल। उसने क्लासिफाई किया था जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में प्रेजेंट थे, उसने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया 2 ग्रुप्स में। एक था प्लांटी और एक था एनिमेलिया। ठीक है, प्लांट्स में प्लांटी में सारे उसने प्लांट्स की जितनी स्पीशीज आ जाती हैं, इवन के एल्गी, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सारा कुछ उसने प्लांटी में डाल दिया था और बाकी एनिमेलिया में सारे एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे डाल दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन सिस्टम एरिस्टोटल ने डिजाइन किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसलिए आपने ये याद करना है। 700s में एक साइंटिस्ट था अबू उस्मान उमर अल जाहिस। उसने क्या किया था, उसने 350 एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स उसने एक अपनी बुक के अंदर लिखा था। और मेजरली उसने सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया था, उसने इंसेक्ट्स में फोकस किया था। तो इसकी बुक काफ़ी हेल्पफुल थी ऑर्गेनिजम्स को की क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, 1172 में गया हुआ इब्ने रुश्द था, उसने एरिस्टोटल की बुक को, इसकी बुक नहीं, अबू उस्मान उमर अल जाहिस की नहीं, बल्कि एरिस्टोटल की, वो जो ऊपर अभी हमने पढ़ा जिससे 2 ग्रुप्स बनाए थे, प्लांटी और एनिमेलिया, उसकी एक बुक थी डी एनिमा ऑन द सॉल। उसको इब्ने रुश्द ने अरेबिक में ट्रांसलेट करवाया था। ठीक है, अच्छा, ये जो 2 मैंने अभी आपको पढ़ाए ना, ये अबू उस्मान उमर अल जाहिस और इब्ने रुश्द, इसकी जो आप ये वर्किंग है, जो भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं, ये आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा। ये इतने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है, पर रीड लाजमी कर लीजिएगा, आ भी सकते हैं। जब 15वीं सेंचुरी का एंड हुआ तो फिर बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन सिस्टम में काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कि एक साइंटिस्ट है कार्लस लिनियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक हमने एरिस्टोटल का मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि उसने सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था 2 ग्रुप्स में। ठीक है, इसके बाद ये कार्लस लिनियस था जिसने डिवाइड किया था नेचर को 3 किंगडम्स में। ठीक है, कौन कौन से किंगडम्स उसने बनाए थे? एक बनाया था मिनरल, वेजिटेबल और एनिमल। उसने अपने लिहाज से ये 3 किंगडम्स बनाए थे उस वक्त। ठीक है, और कार्लस लिनियस ने साथ में 5 रैंक्स बताए थे क्लासिफिकेशन के, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज पढ़े थे। उनमें से कह लें कि कार्लस लिनियस ही पहला साइंटिस्ट था जिसने असल में क्लासिफिकेशन में रैंक्स बनाने स्टार्ट किए थे। तो उसने कौन से 5 रैंक्स बनाए थे? उसने बनाए थे क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और वैरायटी, ये उसने बनाए थे। अच्छा, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने ये सारा कुछ ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी। तो इसने क्या किया था, इसलिए इसको बेस्ट नोन कहा जाता है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड। उसने ये वाला मेथड, ये वो मतलब साइंटिस्ट है जिसने ये वाला मेथड की इंट्रोडक्शन की, इसीलिए ये मेथड आज भी हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग साइंटिफिक नेम्स दे सकें स्पीशीज को। जिस तरह हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि ह्यूमंस को का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है, पी का पाइसम सेटिवम होता है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था फ्रॉग का राना टिग्रिना। तो इस तरह से ये जो साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं ये असल में प्रॉपर पूरी क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। फिर उसके बाद जाके स्पीशीज को साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने याद करके जाना है। अब साथ में अब हम कुछ
साइंटिस्ट की और देखते हैं उन्होंने कौन कौन सी रिसर्चेस की थी। ठीक है, अब 5 में आपको साइंटिस्ट की बताती हूँ मेनली जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत हेल्प की है। अच्छा, अब साइंटिस्ट कौन से, उन्होंने कुछ रिसर्चेस की थी क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिहाज से। सबसे पहले आता है एंड्रिया सीजल पिनो। इसका कह लें कि लाइफ का टाइम पीरियड ये था 1519 से 1603 AD। ठीक है, इसने क्या किया था, डिवाइड किया था प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में। प्लांट्स को ही उसने अकेले प्लांट्स को ही 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और साथ में उनको जेनरा का नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है जॉनरे, जिसका ये ईयर है और इसने पब्लिश की थी इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन। इसने भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स पब्लिश की थी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के लिहाज से। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑगस्टस रिविनस। इसने इंट्रोड्यूस किया था टेक्सोन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, जो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो एक टेक्सोन ऑर्डर भी होता है, तो वो ऑगस्टस रिविनस ने किया था। और टॉर्नी फोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था टेक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। और लास्ट में ये जो कैर्लस लिनियस था, इसने क्या किया था बाद में, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी है, इसने स्पीशीज को ग्रुप किया था अकॉर्डिंग टू द सिमिलर जो उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके लिहाज से इसने ग्रुप किया था। जो वो ऊपर अभी हम लोगों ने देखा है ना 3 किंगडम्स में, इसने जो है वो नेचर को डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था। एक था मिनरल, वेजिटेबल और तीसरा था एनिमल। ठीक है, तो ये आपको इनके ईयर, ये लाइफ टाइम के ईयर्स याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपने साइंटिस्ट के नेम और इनकी वर्किंग याद करनी है। ये सिर्फ MCQs के लिए है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अब वो प्रेफर करते हैं ऐसा सिस्टम के जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सिमिलैरिटीज़ की और डिफरेंसेस की, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में होती हैं। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ऐसा चाहते थे कि ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाए कि इस ऑर्गेनिज्म के ये सिमिलैरिटी है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ और ये डिफरेंसेस हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, तो अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हमें पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है। क्या पता इन फ्यूचर फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाए। ठीक है, तो अब इनकी जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थी और इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी। इसके अब हम लोग थोड़े से बेसिस देखते हैं और इसके अलावा देखते हैं कि इसके कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे इन किंगडम्स के, इन क्लासिफिकेशंस में। ठीक है, अब आज हम लोगों ने सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री देखनी है। 3 और 5 हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें प्लांटी आ जाता है और एनिमेलिया आता है। ये सबसे पुराना सिस्टम है, इसको कहते हैं। अभी हम लोग ने लेक्चर के स्टार्ट में ही देखा था कि एरिस्टोटल वो वाला साइंटिस्ट था जिसने ग्रीक फिलोसोफर था और उसने जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, प्लांटी और एनिमेलिया को। ठीक है, मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो अब तक तो आपको ये MCQ याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इस किंगडम के अकॉर्डिंग क्या था, सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से और अपने अंदर एनर्जी खुद स्टोर करते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये ऑटोट्रॉफ्स कौन सी कैलिंग किंगडम में इंक्लूड किए जाते हैं, ये प्लांटी में इंक्लूड किए जाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ये असल में डेफिनेशन भी है ऑटोट्रॉफ्स की, वो वाले ऑर्गेनिज्म। सिंपल अगर बात करूँ, ये सिर्फ इस क्लासिफिकेशन के लिहाज से नहीं कहा गया, ये प्रॉपर एक डेफिनेशन भी है ऑटोट्रॉफ्स की कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से और इसके अलावा जो है अपने अंदर एनर्जी स्टोर भी करते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, और ये इस किंगडम के अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो ऑटोट्रॉफ्स है ना, ये जो अपने खाने खुद बना रहे हैं, इनको प्लांटी के किंगडम में जो है इंक्लूड किया गया था। अच्छा, इस किंगडम के अकॉर्डिंग ऑटोट्रॉफ्स तो प्लांटी में इन्वॉल्व हुए। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें ऑर्गेनिजम्स की जो कि खुद फूड नहीं बना सकते, वो रिलाई करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे या दूसरों पे, उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है,
ये भी प्रॉपर एक डेफिनेशन है कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं बल्कि रिलाई करते हैं ऑटोट्रॉफ्स या दूसरों में, उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। और इस किंगडम के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनको इंक्लूड किया गया एनिमेलिया में, ठीक है। इस किंगडम के अकॉर्डिंग ये भी था कि जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, ये सारे जो है प्लांटी में किंगडम में इन्वॉल्व किए गए थे, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स है ना, ये पेपर में कभी कभार इसका डिफरेंस भी आ जाता है कि ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर भी पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक भी पढ़ा है, तो इन सब के डिफरेंसेस पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस। अच्छा, इस किंगडम के अकॉर्डिंग ये जो बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, ये सारे प्लांटी के किंगडम में इन्वॉल्व किया जा रहा था। ये कह लें कि ये इसका एक ड्रॉबैक भी था इस किंगडम का। इसके अलावा और कौन से दो ड्रॉबैक्स थे वो ये हैं। कुछ टेक्सोनोमिस्ट ने इस किंगडम को अनवर्केबल कहा। वो क्यों? सबसे पहली रीज़न तो ये थी कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर वो वाले जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से देख लें। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बोथ प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर दोनों तरह के इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। प्लांट लाइक की किस तरह से होता है? यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल होता है और प्लांट्स के अंदर भी हमें पता है नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर कौन सा है कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो इस लिहाज से इसको तो किंगडम प्लांटी में होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने इसको किंगडम प्लांटी में ही डाला था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर एनिमल लाइक कैरेक्टर्स की बात करें तो यूग्लिना के अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड जो मैंने अभी आपको बताया कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉफ्स पे रिलाई करते हैं फूड के लिए, खुद अपना फूड वो नहीं बना सकते, तो इस लिहाज से तो यूग्लिना को एनिमल्स वाली कैटेगरी में होना चाहिए क्योंकि वो अपना फूड तो नहीं खुद बना सकते। इसके अलावा इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से भी देखा जाए तो इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती जिस तरह एनिमल्स के सेल के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो इस लिहाज से इसको दोनों कैटेगरी से बिल्कुल अलग है। लेकिन इसको क्या किया गया, किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया, हालांकि इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा तो एनिमल्स वाले हैं। तो पहला ड्रॉबैक इस किंगडम का ये था। और दूसरा ड्रॉबैक इसका ये था कि ये सिस्टम इग्नोर करता था डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी मैंने आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था। तो प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वो फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है। उस यूजुअली बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल सिंपली फ्लोट कर रहा होता है, उसके इर्द गिर्द प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए प्रोकैरियोटिक वो वाले सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप भी होती है और प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी दूसरे प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में इस तरह की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट नहीं होती। ये जो सारी ऑर्गेनेलीज हैं ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 में फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इस सिस्टम में ये वाले ऑर्गेनिजम्स को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा था, ठीक है। इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था। अब देखना ये है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन ड्रॉबैक्स के पर वर्क किया गया था, क्या इनके लिहाज से कोई ड्रॉबैक को ओवरकम किया गया था, वो देखते हैं, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो नीचे कमेंट्स में पूछें। इन नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहां से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।